बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 7 विच इज़ अबाउट नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेटल्स, इसको आज हम इस लेक्चर में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लेक्चर सीरीज में बात करें तो लेक्चर सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में जो हमने जिन टॉपिक्स की स्टडी करनी है वो कौन से टॉपिक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टॉपिक या कंटेंट की तरफ मूव करें तो हमारे पास 7.1 आर्टिकल है विच इज़ अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक। 7.2 जो है वो एक्सक्लूड हो गया है, वो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो हमने यहाँ इसको इस लेक्चर का हिस्सा नहीं बनाया। 7.3 इज अबाउट कॉन्टैक्ट प्रोसेस। 7.4 इज अबाउट हैबर प्रोसेस। 7.5 में हम स्टडी करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। 7.6 में हम सीखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल स्टडी अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। तो आइए चल के सीखते समझते हैं अपने इस यूनिट को। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम समझते हैं सबसे पहले 7.1 आर्टिकल को विच इज अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक। अब ये फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, इसको समझें इस फिगर की मदद से। इस फिगर में आप देख रहे हैं एक सिटी है, और इस सिटी की अगर आप एटमॉस्फेयर को देखें, एयर को देखें, तो इस एयर में आपको ब्राउनिश येलो हेज नजर आ रही है। ये जो ब्राउनिश येलो येलो हेज है, इसी को हम स्मोक कह रहे हैं, और ये एक टाइप है एयर पोल्यूशन की। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है, या फिर आप इसको स्मोक भी कह सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन काफी किस्मों की होती है, उसमें से जो एक टाइप होती है वो उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। अच्छा, अगर आप इसके नाम पर गौर करें तो इसका नाम क्या है, फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल का क्या मतलब है? फोटो मींस लाइट, और केमिकल का मतलब है रिएक्शन, यानी लाइट की मदद से ये रिएक्शंस हो रहे हैं। कौन सी लाइट की मदद से? सनलाइट की मदद से ये रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट में स्मोक प्रोड्यूस हो रही है। तभी हमने इसका नाम फोटोकेमिकल स्मोक रखा है। अगर हम इसको डिफाइन करने की तरफ जाएं तो हम लिखेंगे कि फोटोकेमिकल स्मोक इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिएक्ट विद प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब इसमें यह है कि जब सूरज की रोशनी प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्ट करती है तो रिजल्ट में हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स हैं जो जनरेट होते हैं व्हीकल से या फिर इंडस्ट्रीज से। व्हीकल्स या इंडस्ट्रीज से जनरेट होने वाले पोल्यूटेंट्स को हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, या ऐसे पोल्यूटेंट्स जिनकी जनरेशन में ह्यूमंस जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, यानी इंसानों की वजह से वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं एयर के अंदर, इसको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स एक होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ये जो पोल्यूटेंट्स है ना, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, इनको ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट है इनमें, यानी ह्यूमंस की वजह से ये जनरेट हो रहे हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये नेचर इनको जनरेट करती है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इनडायरेक्टली तो इनको भी हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी को हमने प्रोड्यूस किया, लेकिन प्राइमरी को डायरेक्ट ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है, और सेकेंडरी को जो है वो इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं। तो सनलाइट जब प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करती है तो रिजल्ट में हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? ओजोन है, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट है जिसको आप शॉर्ट में पैन कहते हैं, और अल्डिहाइड्स हैं। ये कंबाइन जब हो जाते हैं तो इन कंबाइन को हम कॉम्बिनेशन जब बना लेते हैं तो इनकी कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। ये जब एयर में कंबाइन हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। तो अब आपको पता चला कि सनलाइट जब प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करती है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना देती है, और इन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को हम नाम देते हैं फोटोकेमिकल स्मोक्स का। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से हैं? ओजोन है, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट है, अल्डिहाइड्स हैं, एंड अदर ऑक्सीडेंट हैं। और ये एयर में हमें कैसे नजर आते हैं? ये एयर में हमें ब्राउनिश येलो हेज की फॉर्म में नजर आते हैं, जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें आपके जो कोर्स में है वो है फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। इसको अभी हमने स्टडी करना है कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। साथ साथ आप देखेंगे कि अल्डिहाइड बनते भी आप देखेंगे, ओजोन बनते भी आप देखेंगे, लेकिन मेन जो है हमारा फोकस होगा वो पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट पर होगा कि ये किस तरह से प्रोड्यूस्ड होता है या फॉर्म होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बताता चलूं कि ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है,
इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इसके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट हैं जिसमें ये ह्यूमंस को बड़े इफेक्ट करता है। आई इरिटेशंस होती है इससे, फोटोकेमिकल स्मोक से कफिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ साथ जो है प्लांट्स के लिए भी ये बहुत खतरनाक होता है, डैमेज कर सकता है प्लांट्स की ग्रोथ को। इसके साथ साथ मटेरियल्स को भी ये डैमेज करता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक एक इन्वायरमेंटल इशू है और इसको हम स्टडी किए बगैर इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पैन, यानी पैन की फॉर्मेशन कैसे होती है। और क्योंकि आपको पता है कि पैन एक अहम कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का, यानी फोटोकेमिकल स्मोक पैन के बनने की वजह से ही फॉर्म होती है। तो अब हम पैन की फॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स है। स्टेप्स नंबर 1 में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होती है? इसके लिए सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड्स का सोर्स है कार एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस या फिर कंबस्चन। ये इसके सोर्सेज हैं नाइट्रिक ऑक्साइड्स के। नाइट्रिक ऑक्साइड्स एयर में आती है विद द हेल्प ऑफ कार एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस या फिर कंबस्चन प्रोसेस के रिजल्ट में एयर में आ जाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है और इन दोनों को रिएक्ट करवा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक अहम किरदार अदा करती है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। अब यूं भी कह सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ ऑक्साइड्स हुए, फर्दर ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हुई है नाइट्रिक ऑक्साइड्स के अंदर। तो आप देखें कि जो मेन रीजन है वो इसका रीजन क्या है, जो है वो कार एग्जॉस्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, यानी जो ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रही है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स है इसकी फोटोलिसिस होती है। फोटोलिसिस मीन, लिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, फोटो मीन लाइट, लाइट की मदद से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब मजीद इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बनती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है। अच्छा, ये ब्रेक डाउन होगी तो ये जो है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन एटम बनेगा। नेसेंट ऑक्सीजन एटम यानी वैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, O2 की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीजन एटम है ये नेसेंट है, यानी ये अलग रह रहा है, किसी के साथ कंबाइन होकर नहीं रह रहा। तो ये कैसे प्रोड्यूस हुआ? ये प्रोड्यूस हुआ कि जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स की फोटोलिसिस यानी ब्रेक डाउन हुआ। तो ये आपने ऐसे ही याद करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद बारी आती है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन की, यानी O3 गैस जो है, ओजोन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ये जो ऑक्सीजन है ये इस नेसेंट ऑक्सीजन या फिर एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है और रिएक्ट करने की फॉर्म में रिजल्ट में हमारे पास ओजोन गैस जो है वो बन जाती है। अच्छा, इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की ज़रूरत होती है इस रिएक्शन को, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में ये हाईली रिएक्टिव होगा एटॉमिक ऑक्सीजन। इस नेसेंट ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है, नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है जिसके रिजल्ट में O3 मॉलिक्यूल हमें मिलता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम स्टेप नंबर 4 की बात करें तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कंप्लीटली जलते नहीं हैं, कंप्लीटली उनकी कंबस्चन नहीं होती, जैसे पेट्रोल वगैरह है, सुई गैस है, तो जब आप इनको जलाते हैं तो कुछ इनमें से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि ये वोलेटाइल है, दैट मीन बहुत जल्दी एवोपरेट कर जाता है। यानी हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं ये वोलेटाइल्स होते हैं, गैस भी एवोपरेट कर जाती है, पेट्रोल वगैरह है वो भी एवोपरेट कर जाता है बहुत जल्दी। तो कुछ एयर में, एटमॉस्फेयर में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे चले जाते हैं जो अनबर्न्ड होते हैं। ये अनबर्न्ड मॉलिक्यूल जो एयर में चले जाते हैं, ये वहां जाकर रिएक्ट करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट में हमें इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक रेडिकल्स फॉर्म करते हैं। ये हमारे पास इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक रेडिकल है।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ हमने रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करना, जस्ट देखना है और इसको, इस इक्वेशन को याद करके एग्जाम में ऐसे ही लिख देना है। यहाँ कुछ हम कोई केमिकल रिएक्शंस की उस तरह स्टडी नहीं कर रहे कि हमें एक एक जो है वो उसकी इक्वेशन बनानी है और फिर उसमें बताना है कि ऑक्सीजन किस तरह हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है। यहाँ देखिए मैंने जस्ट हाइड्रोकार्बन लिखा है, यानी यहाँ मैंने कुछ मीथेन गैस नहीं लिखी, CH4 नहीं लिखा या ऑक्टेन वगैरह, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल वगैरह यहाँ नहीं लिखा, जस्ट नेम लिखा है बताने के लिए कि ये हमारे पास जब ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक रेडिकल्स देंगे। अच्छा, इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बार बार जो है वो रिएक्ट करते हैं। अब देखें कि ये जो इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक रेडिकल्स हैं, ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ फर्दर, यानी एयर में क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से हमें पर ऑक्सी एसल रेडिकल फॉर्म करेंगे। पर ऑक्सी एसल रेडिकल ये फॉर्म करते हैं, यानी स्टेप नंबर 5 में फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सी एसल रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। जब ऑक्सीजन इन इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करती है तो रिजल्ट में हमारे पास पर ऑक्सी एसल रेडिकल्स बनाती है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 5 में। तो स्टेप नंबर 5 की तरफ अगर हम मूव करें तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ पेन हो रही है। ये जो पर ऑक्सी एसल रेडिकल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या है? ये प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है जो कि एयर के अंदर है। ये इसके साथ रिएक्शन करके हमें पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, जिसे हम पेन कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को आपने याद रखना है ऐसे ही। तो ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ पेन हो गई। अच्छा, ये जो पेन है ये अनरिएक्टिव है, यानी ये हाईली स्टेबल है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये स्टेबल है, इसी वजह से ज्यादा देर फिजा में जो है वो पोल्यूशन रहती है। किसी के साथ रिएक्शन करता तो ये फिजा में पोल्यूशन खत्म हो जाती, लेकिन ये क्या है? इस स्टेबल मॉलिक्यूल है लोअर टेम्परेचर पर और लंबे डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर सकता है एयर के अंदर। इट एक्ट एज ए रेजरवायर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रेजरवायर के तौर पर रिएक्ट करता है एंड ऑर्गेनिक रेडिकल्स, रिलीजिंग देम अंडर कंडीशन ऑफ हायर टेम्परेचर एंड सनलाइट। अगर इसको ज्यादा टेम्परेचर वगैरह मिलेगा, सनलाइट वगैरह मिलेगी, तो फिर ये रिलीज कर देगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ये रेडिकल निकाल देगा, अलग अलग कर देगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये एयर के अंदर जो है वो रहता है, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्मेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इसी की वजह से, फिजा में इसके रहने की वजह से फोटोकेमिकल स्मोक बन जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस को, विच इज 7.3 आर्टिकल ऑफ योर बुक। तो अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड्स को प्रिपेयर करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर्स करते हैं लेबोरेटरी के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड्स की प्रोडक्शन का जो नाम है उसको हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस रखा हुआ है। ये प्रोसेस होता क्या है इसको हम डिटेल में भी अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इस वजह से हम इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। अगर हम इसके यूजेस की तरफ जाएं कि किंग ऑफ केमिकल्स हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसके काफी सारे यूजेस हैं। तो अगर हम इसके यूजेस की तरफ जाएं तो आपकी बुक में कुछ यूजेस लिखे हैं, यहाँ मैंने कुछ ऐड कर दिया है। इंडस्ट्रियल यूजेस की तरफ अगर हम जाएं तो फर्टिलाइजर के अंदर ये यूज हो रहा है, जस्ट आपने नेम याद रखने हैं। आगे डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो मैंने लिखी है, आप देख कर लें। लेकिन यहाँ इनके नेम अगर आप याद कर लें तो ये बहुत अच्छा है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हम इसको यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड्स हैं। डिफरेंट एसिड्स की प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स को। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं, पेट्रोल वगैरह जो है इसको साफ करने के लिए। मेटलर्जी जो है, मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। इसके साथ हम यूज करते हैं इसको एक्सप्लोजिव्स की मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये इसके डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। अगर इसके साथ हम इसके लेबोरेटरी यूजेस या फिर केमिकल यूजेस की बात करें तो इसमें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के तौर पर यूज करते हैं। इसमें हम रिमूव्स करते हैं वाटर को फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर से। अगर हम वाटर रिमूव करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स को। इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड्स बैटरी, लेड एसिड बैटरी में एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज होता है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में ये
कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज होता है, दैट मीन रिएक्शन को फास्ट करता है। तो ये इसके कुछ इंडस्ट्रियल और केमिकल यूजेस थे। अब हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड्स की फॉर्मेशन से पहले हम इसके सोर्सेज देख लेते हैं कि वो कौन से कंपोनेंट हैं जो मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड्स बनाएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड्स हम सल्फाइड और से या फिर बर्निंग ऑफ सल्फर से जो है वो हासिल करते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं हम? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। तो ये बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड्स सोर्सेज हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स के, यानी इनके मिलने से सल्फ्यूरिक एसिड्स बनता है। यहाँ देखें कि सल्फर डाइऑक्साइड में जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड में फर्दर ऑक्सीडेशन करने से हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। यहाँ देखें कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक है। तो इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं? ऑप्टिमम कंडीशंस है सबसे पहले कंसंट्रेशन, कि हमने कंट्रोल अमाउंट ऑफ एयर जो है इसके अंदर से पास करनी है, तभी ये रिएक्शन जो है वो होगा। इसके साथ टेम्परेचर हमें 450 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और प्रेशर जो है वो हमें 200 किलो पास्कल या फिर 2 ATM रिक्वायर्ड है। ये ऑप्टिमम कंडीशंस है जो आपको इन्हें याद रखनी है। और कैटलिस्ट जो हम इसमें यूज करेंगे वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो इसमें यूज करेंगे, जो कि एफिशिएंट कैटलिस्ट है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फॉर्म होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? अच्छा, इससे पहले ये देखें कि इसका नाम हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों रखा है। इसका नाम जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, सॉलिड कैटलिस्ट विच इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और ये डायरेक्टली गैसेस के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। तो इसका गैसेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आना, इसी वजह से हमने इसका नाम कांटेक्ट प्रोसेस रखा है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन है स्टेप नंबर 1 में। सल्फर डाइऑक्साइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? सल्फर को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। एक बर्नर के अंदर सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको हम फिर फर्दर आगे कूल करते हैं, कूलर पाइप में से गुजारते हैं जो कि आयरन का बना होता है। उसमें से जब हम इसको गुजारते हैं तो ये क्या हो जाता है? वहां कूल हो जाता है। लेकिन पहले स्टेप में हमने क्या देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है बाय द बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, यानी एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब सल्फर रिएक्ट करती है, जलती है उसके साथ बर्नर के अंदर, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम इसकी प्योरिफिकेशन करते हैं कि सिर्फ हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस चाहिए तो इसको हमने प्योरीफाई करना है सेकंड स्टेप में कि ओनली सल्फर डाइऑक्साइड हमें रिक्वायर्ड है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हम मूव करें तो हमारे पास है जी ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की हमने ऑक्सीडेशन करनी है। एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये जो प्योरीफाइड गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। और जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो रिजल्ट में हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलती है। और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब हम इसको करवाते हैं एक कैटालिटिक चैम्बर के अंदर ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं जहां ये ऑक्सीडाइज हो रही होती है। और वहां जो हमारे पास टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 2 ATM होता है, और वहां जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो वनेडियम पेंटाऑक्साइड ही हम यूज करते हैं, V2O5। इसकी प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड देती है और साथ में हमें हीट जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ 450 डिग्री सेल्सियस, और हीट भी क्योंकि यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो रिजल्ट में फिर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं? कूल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको, इस गैस को जो कूल हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हम गुजारते हैं एक टावर के अंदर, और इस टावर के अंदर हमारे पास जो है वो
सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वाटर होता है, और साथ में स्टीम वाटर होता है इस टावर के अंदर। इस टावर के अंदर क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, सल्फर ट्राइऑक्साइड डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसको जो है वो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वहां वहां उसके साथ रिएक्शन करके ये हमारे पास बना लेता है ओलियम। ओलियम ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2S2O7, इसको हम ओलियम कहते हैं। तो जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर डालते हैं तो वहां ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर ओलियम फॉर्म कर लेता है। इसको आप यहां लिख भी सकते हैं कि यहां देखें ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ओलियम फॉर्म कर लेता है। डायरेक्टली ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये ओलियम बना लेता है। ये ओलियम फिर फर्दर क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके प्योर हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे देता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, यानी ओलियम को आपने डाइल्यूट करना है, दैट मीन इसके अंदर वाटर आपने ऐड करना है। जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिल जाता है। इस रिजल्ट में जो एसिड मिलता है वो प्योरली जो है वो एक्सट्रीमली प्योर होता है, और हम इसमें 98% और समथिंग जो है वो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड को हासिल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं 7.4 आर्टिकल को, विच इज अबाउट हैबर प्रोसेस। और हैबर प्रोसेस क्या है? हैबर प्रोसेस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया है, यानी अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग को हम हैबर प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। ये लिखा है कि हैबर प्रोसेस इज द इंडस्ट्रियल मेथड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में है कि यहाँ जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो नाइट्रोजन गैस चाहिए और हाइड्रोजन गैस चाहिए। अब ये जो नाइट्रोजन गैस होगी ये हम हासिल करेंगे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से ऑफ लिक्विड एयर, यानी एयर के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है उसकी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हम नाइट्रोजन गैस हासिल कर लेंगे। और जो हाइड्रोजन गैस है ये हम ऑब्टेन करेंगे नेचुरल गैस से, मीथेन से, या हाइड्रोकार्बन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस हम यहाँ ऑब्टेन करेंगे नेचुरल गैस से। तो इस तरह ये जो दो कंपोनेंट हैं, जो दो गैसेस हैं, ये मेन इसके सोर्सेज हैं अमोनिया के, यानी अमोनिया की प्रिपरेशन में ये रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम इसको देख लें वैसे कि अमोनिया की मैन्युफैक्चर हम क्यों कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हम क्यों कर रहे हैं, प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं अमोनिया को, इस वजह से कि अमोनिया के भी ये सल्फ्यूरिक एसिड की तरह बहुत ज्यादा यूजेस हैं। तो उतने ज्यादा यूजेस नहीं हैं जितने सल्फ्यूरिक एसिड्स के हैं, लेकिन इसके भी काफी हद तक इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। तो इसको अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं जी फर्टिलाइजर के अंदर। फर्टिलाइजर के अंदर हम इसको यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव्स में यूज करते हैं, टेक्सटाइल और डाई इंडस्ट्री के अंदर हम इसको यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट इससे होती है, मेडिसिन होती है, टेक्सटाइल क्लीनिंग होती है। इस तरह के काफी सारे जो हैं काम जो हैं वो हम अमोनिया से ले रहे हैं। तो अमोनिया भी जो है एक अहम केमिकल है इंडस्ट्री के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर हैबर प्रोसेस। और इसके लिए जो पहली कंडीशन है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ जो हम रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये दो रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ये स्टेप नंबर 1 है हमारे पास। तो इनकी कंसंट्रेशन 1:3 के लिहाज से होनी चाहिए, यानी 1 टाइम नाइट्रोजन और 3 टाइम जो है वो इसके हाइड्रोजन गैस आपने डालनी है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए। अब हम इस बात को लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस मिक्स्ड मस्ट बी मिक्स्ड इन करेक्ट मोलर रेशियो ऑफ 1:3। ये इसकी ऑप्टिमम कंडीशन है। अगर आप 1:3 नहीं रखेंगे तो ये अमोनिया फॉर्म नहीं होगा। इसकी ऑप्टिमम कंडीशन ये है कि आपने 1:3 ही रखना है। नेक्स्ट जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो ये है कि आपने इन गैसेस को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्रेस करना है, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर। कैटालिटिक चैम्बर के अंदर हम इन गैसेस को कंप्रेस करेंगे। और कितना कंप्रेस करना है? इतना कंप्रेस करना है कि इनका जो प्रेशर है वो 200 एटीएम से 500 एटीएम के दरमियान अगर अचीव हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। यहाँ जो हम टेम्परेचर रखेंगे, इट मस्ट बी 450 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्टिमम कंडीशंस है। अब हम इस बात को लिखेंगे कि these two gases are compressed to 200 to 500 atm pressure by special pump injected into the heated reaction vessels, और जिसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए।
अच्छा, जब हम इसको पास करेंगे कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट यहाँ हमने कौन सी यूज करने हैं, आयरन या मोलिबिडियम, मोलिबिडियम कैटलिस्ट जो है वो इसमें हम यूज करेंगे एट 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये दोनों मिलकर अमोनिया की फॉर्मेशन कर देंगे, यानी यहाँ हमारे पास अमोनिया बन जाएगा। अब चूंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कूल करना है। तो इसकी कूलिंग के लिए हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन कूलिंग सिस्टम का यूज करेंगे। और इसमें बेसिकली हमारे पास साल्ट होते हैं, कोल्ड साल्ट हम इसको कहते हैं, और इसकी मदद से हम इसको ठंडा करते हैं। जो ही आप इसको कूल करेंगे तो ये जो अमोनिया गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लिक्विड, यानी लिक्विफाई हो जाएगी, अमोनिया लिक्विड की फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस और जो नाइट्रोजन गैस है जो अनरिएक्टेड है, अभी तक रिएक्ट नहीं हुई, वो लिक्विड फॉर्म नहीं करेगी, वो स्टिल गैसेस की फॉर्म में ही रहेगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे इसको कि आफ्टर द कैटालिटिक रिएक्शन मिक्सचर मस्ट contain ammonia along with unreacted nitrogen and hydrogen gas, यानी इसके अंदर स्टिल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस होगी। These gases are cooled down using the refrigerated brine, cold salt solution होता है, इसको हम रेफ्रिजरेटेड ब्राइन कहते हैं। अमोनिया हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड लिक्विफाई इजीली, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये जल्दी हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इतनी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। जो लिक्विड अमोनिया होता है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं, व्हाइल अनरिएक्टेड गैसेस आर सेंट बैक इनटू द कैटालिटिक चैम्बर, और इसको दोबारा रिसाइकिल किया जाता है और दोबारा प्रिपेयर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हैबर प्रोसेस। तो आपने इसको दोबारा देखें और दोबारा समझने की कोशिश करें, आप इसको इंशाल्लाह अच्छे से समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फेवरेबल कंडीशन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो हमें यह पता हो कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है। ली चैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शंस में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन उसको अपोज करेगा। मसलन अगर आप यहां इसमें कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, तो सिस्टम इस तरह से बिहेव करेगा कि ये इसमें चेंज को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये अपोज करेगा। तो अब यहां जो हमारे पास ये रिएक्शन है ये हमारे फेवर में जा रहा है, यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हमारे फेवर में जा रहा है। कैसे? अब देखें कि यहां हमने जो कंसंट्रेशन डाली है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाली है और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है। 3 और 1 टोटल कितना हो गया? 4 मोल हो गया। और यहां देखें कि यहां राइट साइड पर कितने मोल है? 2 मोल है। तो इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है। इधर जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा, ताकि इसकी कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। तो ये हमारे फेवर में जा रहा है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होना हमारे फेवर में जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर होना ये हमारे फेवर में जा रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा। दूसरी चीज देखें कि जो लोअर टेम्परेचर है, जो इस मॉडरेट टेम्परेचर है, मॉडरेट लो टेम्परेचर है, ये भी हमारी हेल्प आउट कर रहा है ताकि रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो। इसके साथ तीसरी जो चीज है कि जब हम अमोनिया जो जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब जितना कंटिन्यूअस रिमूवल हम कर रहे हैं अमोनिया की, अमोनिया को निकाल रहे हैं, तो ये भी वजह बनेगा रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करवाने की तरफ, यानी ये दोबारा से इसको इस काबिल करेगा कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करें। तो बेसिकली हमने ये देखा यहाँ के ली चाइल्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशंस हैं, जो अभी हमने ऑप्टिमम कंडीशंस पढ़ी थी, प्रेशर और टेम्परेचर, ये हमारे फेवर में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन ज्यादा तेजी से होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं 7.5 आर्टिकल को, विच इज अबाउट ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स क्या हैं? ऑक्साइड्स बेसिकली बाइनरी कंपाउंड्स हैं। ऑक्सीजन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके रहता है तो ये ऑक्साइड्स बना लेता है, यानी ऑक्साइड्स हम इसको कहते हैं। और बाइनरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स ही होते हैं, एक एलिमेंट ऑक्सीजन होता है और एक कोई और एलिमेंट होता है, यानी दो एलिमेंट के मिलने से हमारे पास ये कंपाउंड बनते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, जिसमें एक एलिमेंट लाजमी तौर पर ऑक्सीजन का ही होता है। ये ऑक्साइड्स बनते कैसे हैं? तो आमतौर पर ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं ये बर्निंग प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स अदर रिएक्शन से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं।
अब हम ऑक्साइड्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें बेसिक ऑक्साइड्स है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ये वो ऑक्साइड्स हैं जो कि मेटल्स की मदद से बनते हैं, यानी मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रहेंगे तो ये ऑक्साइड फॉर्म होंगे। जैसे आप देखें कि ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स, सेकेंड ए के एलिमेंट या फिर थर्ड ए के एलिमेंट जो होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। तो यहाँ ये सोडियम हमारे पास फर्स्ट ए का एलिमेंट है। ये आप देखें कि ये ऑक्सीजन के साथ रह रहा है तो ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। यहाँ देखें कि ये कैल्शियम जो है ये भी मेटल है, और यहाँ देखें कि ये ऑक्सीजन के साथ रह रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, बेसिक ऑक्साइड्स है। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहेंगे तो ये क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज हैं बेसिक ऑक्साइड्स की। दे रिएक्ट विद एसिड। बेसिक ऑक्साइड, कोई भी बेसिक ऑक्साइड हो, भले वो कैल्शियम हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटाशियम हो, किसी का भी बेसिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। ये साल्ट और वाटर देगा। यहां देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट कि ये जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस देंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर देंगे बेसिक ऑक्साइड्स, लेकिन जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कोई भी, कैल्शियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कोई भी ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमें बेस प्रोवाइड करेगा। यानी यहां देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, एसिड नहीं है, ये बेस है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं नॉन मेटल से। ये देखें कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, तो देखें ऑक्सीजन जब इन नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके रहता है तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये बेस के साथ रिएक्ट करने से साल्ट और वाटर देते हैं। वो देखें आपने बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करने से देते हैं, ये बेस के साथ रिएक्शन करने से देते हैं। एसिडिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देंगे, साल्ट देंगे, ये सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, और ये साथ में हमें क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। इसके साथ रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमें क्या देंगे, एसिड देंगे। ये हमारे पास H2SO3 क्या है, एसिड है। नेक्स्ट देखें जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स को कहते हैं जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर्स होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। पहले जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, यहां देखें ये एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे वाटर देंगे, और साथ में हमें बेस देंगे। इसी तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर देंगे और साथ में हमें क्या देंगे, एसिड देंगे। ये सोडियम एल्यूमिनेट है, ये एसिड है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं 7.6 आर्टिकल को, विच इज अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। यहाँ हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं based on their reaction with different substance including dilute acids, cold water, steam and oxygen। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। यानी मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिजल्ट में हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अच्छा, ये डाइल्यूट एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन कम है। यानी आप आसान लफ्जों में यूं समझें कि हमने एसिड को पानी में डालकर इसकी कंसंट्रेशन कम की हुई है, तो इसको हम डाइल्यूट कह रहे हैं। तो एक एसिड होता है जिसे कंसंट्रेटेड होता है, दैट मीन वो प्योर एसिड होता है, उसको हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। तो ये डाइल्यूट एसिड आपने यूज करना है। डाइल्यूट एसिड के साथ जब हम इसको रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ, तो मेटल्स में हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। ये साल्ट बनाएगा जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। अच्छा, कुछ मेटल्स हैं जिसमें पोटेशियम है, सोडियम है, वो एक्सप्लोसिवली इसके साथ रिएक्शन करेंगे, यानी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। जब पोटेशियम और सोडियम जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, बहुत जल्दी ये रिएक्शन करता है। लेकिन मेटल जिसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, ये जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बड़ा स्लो रिएक्शन प्रोसेस होगा, इसमें बबल गैस ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म होंगी। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसमें कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है,
डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने इसको याद करना है, जस्ट मेमोराइज करना है इन चीजों को। नेक्स्ट हम देखते हैं जी रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, विगोरसली रिएक्ट करेंगे विद कोल्ड वाटर के साथ। जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो साथ में अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स देंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, यानी अल्कली प्रोड्यूस करेंगे, बेस प्रोड्यूस करेंगे। ये देखें ये मेटल है, सोडियम मेटल है, जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो साथ में हमें क्या देगा, बेस देगा और देगा साथ में हमें हाइड्रोजन गैस देगा। ये देखें इसमें फर्क देखें, जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो तब हमें साल्ट दे रहा था, लेकिन जब कोल्ड वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो फिर साल्ट नहीं देगा बल्कि बेस देगा, ये बेस होती है। फिर मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगोरसली, समटाइम एक्सप्लोसिवली, और मेटल लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली, मैग्नीशियम जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है, बिल्कुल यही केस है जो यहाँ आप देख रहे हैं। और जिंक और आयरन जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते कोल्ड वाटर के साथ। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने याद करने से आप लोगों को आएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिएक्शन विद स्टीम्स, यानी मेटल्स स्टीम के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जिसमें मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या देते हैं हमें, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस तरह पोटेशियम और सोडियम जो है ये टिपिकली नॉट टेस्टेड विद स्टीम ड्यू टू द वायलेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम और जिंक ये जो मेटल हैं, ये जब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये स्लो रिएक्शन करते हैं, रेडिली रिएक्ट करते हैं। जिसमें कॉपर है, सिल्वर है, ये जो मेटल्स हैं ये और गोल्ड, ये रिएक्ट ही नहीं करते स्टीम के साथ अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे अगर हम कंडीशन चेंज करें तो ये भी रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखें तो मेटल जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड्स देता है। मेटल लाइक पोटेशियम और सोडियम आर रैपिड रिएक्ट रैपिडली फॉर्मिंग ऑक्साइड एंड सम टाइम पर ऑक्साइड्स ये बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। इस तरह मेटल लाइक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये जब मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम इनको इन ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो एक टफ लेयर बना लेते हैं, जिसे हम एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं। वो उसकी टफ लेयर जो होती है उसको फर्दर प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन जब ये आयरन के साथ मिलते हैं तो वो सॉफ्ट लेयर बन जाती है। अच्छा, मेटल सच एज कॉपर ऑक्साइड स्लोली, जैसे कॉपर है वो स्लोली ऑक्साइड्स होता है, और मेटल लाइक गोल्ड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आर्टिकल है वो है रिएक्टिविटी सीरीज, और इसमें अब हम देखेंगे कि किस तरह कोल्ड वाटर, स्टीम और एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। इनकी रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं जी, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो विगरस करते हैं, फॉर्म हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये आप लोगों ने याद करना है। और इसी तरीके से इनका रिएक्शन लिखा है कि यहाँ जैसे सोडियम है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। जब ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, साल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसको हम टेस्ट नहीं करते आमतौर पर लैब के अंदर। अच्छा, इस तरह साथ में हमारे पास है जी, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो हम इनको स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, ताकि इन ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, इसमें मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद कोल्ड वाटर सिग्निफिकेंट कोई रिएक्शन नहीं होता। स्टीम के साथ रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस, ये स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। यहाँ देखें कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ भी रिएक्शन, सॉरी एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो इसके साथ जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये देखें ये स्टीम है, ये ऑक्साइड्स हमें मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस है। इसी तरीके से एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ ये देखिए ये मेटल है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके ये हमें साल्ट दे रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस दे रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी लेस रिएक्टिव मेटल्स। इसमें लेड है और कॉपर है, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये रिएक्शन विद कोल्ड वाटर स्टीम कोई रिएक्शन नहीं करते और एसिड के साथ बहुत स्लो रिएक्शंस ये करते हैं। लास्ट हमारे पास है जी लीस्ट रिएक्टिव है, इसको हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। सिल्वर, गोल्ड और प्लाटिनियम ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड्स फाउंड इन द नेटिव स्टेट। ये ऐसे कैसे रहते हैं इन नेचर? बिकॉज दे रेजिस्ट कोरोजन, क्योंकि ये कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो आप देख सकते हैं कि पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इस तरह इनकी सीरीज है, ये आप लोगों ने याद करनी है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 7 नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेटल्स। तो अगर आपको किसी टॉपिक की या किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, इंशाल्लाह मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, या फिर नए लेक्चर में हम उसको पहले एड्रेस करके जाएंगे और then समझेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।